हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज की हमारी जो क्लास है वो एक नई सब्जेक्ट की होने वाली है। उस सब्जेक्ट का नाम रहने वाला है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। इसमें हम जो पशुधन होता है, पशुपालन के बारे में, संपूर्ण उनके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे और मुर्गियों के बारे में, पोल्ट्री के बारे में जानेंगे। जिसका आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है और आज का टॉपिक रहने वाला है रूल ऑफ लाइव स्टॉक इन दी नेशनल इकोनॉमिक। इसमें हम जो लाइव स्टॉक है उसका राष्ट्रीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में क्या उसका महत्व है, ये सब हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने अभी तक जो पिछली क्लासें हैं वो भी आपने नहीं देखी है तो वो क्लासें भी आप ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम आज का पहला टॉपिक रहने वाला है रूल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमिक, जिसमें पशुधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से कृषि प्रधान देश जैसे भारत, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये जीडीपी और रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पशुधन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें पहला आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ टू जीडीपी एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। यानी जो पशुधन होता है वह कृषि के क्षेत्र की में जीडीपी 25 से 30% है और कुल जीडीपी में 4 से 5% पशुधन अपना योगदान देता है। ये कृषि किसानों की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और राष्ट्रीय आय को समर्थन प्रदान करता है। दूसरा इसका रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी ये क्षेत्र 20 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। यानी जो पशुधन का क्षेत्र है वह 20 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। विशेष रूप से ग्रामीण किसानों में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और महिलाएं इस पर निर्भर करते हैं। यानी जो गाँवों में जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं या जो जिनके पास भूमि नहीं होती है वह मजदूर होते हैं, वह ज़्यादातर जो पशुधन होता है उस पर निर्भर करते हैं और वह उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। अगला आता है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसमें पशुधन उत्पाद जैसे दूध, मांस, अंडे, डेयरी उत्पाद, प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर रहते हैं जो खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण में सहायक होते हैं। यानी जो पशुधन से प्राप्त होते हैं दूध, मांस, अंडे और डेयरी का और भी अन्य प्रोडक्ट, जो उनमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा भरपूर होती है और लगभग सभी पोषक तत्व जो एक मानव के लिए उपयोगी होते हैं वे सभी पोषक तत्व इनमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। अगला आता है कि सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, यानी पशुपालन किसानों के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत है। डेयरी, कुक्कुट और बकरी पालन जैसे व्यवसाय नियमित नकदी प्रवाह प्रदान करते हैं जो मौसमी फसलों पर निर्भरता को कम करते हैं। यह जो डेयरी, कुक्कुट और बकरी पालन है ये आजकल व्यावसायिक स्तर पर किए जाने लगे हैं, जिससे किसानों को अच्छी खासी आय भी प्राप्त होती है और ये आय का एक वैकल्पिक स्रोत बना हुआ है। अगला आता है एक्सपोर्ट अर्निंग, यानी जो भारत में भैंस के मांस, डेयरी उत्पाद और कुक्कुट उत्पादों को एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है। ये क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो भैंस का मांस होता है और डेयरी के अन्य उत्पाद और मुर्गी पालन में जो भी उत्पाद होते हैं उनका भारत एक विदेशों में निर्यात करता है और जो विदेशी मुद्रा होती है उन्हें अर्जित करने का ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पशुधन। अगला आता है कि ग्रोथ पावर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी यांत्रिकीकरण और के बावजूद बैल और अन्य पशु अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में हल चलाने, सिंचाई और परिवहन के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे ईंधन पर निर्भरता कम होती है। जैसे कि हमारा भारत का जो उधर वाला एरिया है, केरल, तमिलनाडु, उधर अभी भी बैलों से कृषि की जाती है और ये जो यांत्रिकीकरण ईंधन होता है उस पर निर्भरता को कम करता है। अगला आता है ऑर्गेनिक मैन्योर एंड सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो पशुओं का गोबर और मूत्र प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है।
जो मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करता है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। यानी जो पशुओं से प्राप्त गोबर और मूत्र का प्रयोग यदि हम किस खाद के रूप में करते हैं तो जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और जो मृदा की उर्वरकता होती है वो भी बनी रहती है और बढ़ती है, जबकि रासायनिक उर्वरकों से मृदा की उर्वरकता घटती है। और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वह जो पशुओं से प्राप्त गोबर और मूत्र से जो बनी खाद होती है उसकी तुलना में महंगे भी होते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता कम होती है। अगला आता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जैसे फाइबर, स्किन एंड अन्य जैसे फाइबर प्रोडक्शन। भेड़, बकरी और याक जैसे पशु ऊन और अन्य रेशे प्रदान करते हैं जो वस्त्र उद्योग में कपड़े, कालीन और कंबल बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह जो रेशे वाले जिनसे रेशा प्राप्त होता है जैसे भेड़, बकरी, याक, इनसे जो रेशे प्राप्त होती है उनसे ऊनी कपड़े बनते हैं जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। ये अन्य जो रेशे होते हैं उनकी तुलना में बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। अगला आता है हाइड्स एंड स्किन, यानी गाय, भैंस, बकरी और भेड़ से प्राप्त चमड़ा और खाल जूते, बैग, बेल्ट और अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला आता है अदर बाय प्रोडक्ट्स, यानी पशुओं की हड्डियाँ, सींग और खुर फार्मा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावटी उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। यानी जो पशुओं से प्राप्त हड्डियाँ, सींग होती है उनसे सौंदर्य प्रसाधन और सजावटी उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है। अगला आता है कि इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, यानी कभी यदि किसान की फसल खराब हो जाती है तो पशुधन किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रदान करता है। किसान संकट के समय पशुओं को बेचकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अगला आता है कल्चरल एंड सोशल इम्पोर्टेंस। पशुधन धार्मिक अनुष्ठानों, पारंपरिक समारोह और ग्रामीण सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि समुदायों में गाय और भैंस को संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। ये जो आज का हमारा टॉपिक था रूल ऑफ लाइव स्टॉक इन दी नेशनल इकोनॉमिक्स, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली क्लास आपको शीघ्र इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड पोल्ट्री। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।